नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 को प्रश्नावली 1 को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से परिचय, इंट्रोडक्शन सब कुछ करते हुए सारे एक्सरसाइज को बहुत ही डीपली हमने देखा है। अगर आपने पहला चैप्टर अभी तक देखा नहीं है तो पहले आपको चैप्टर 1 देखना है, ठीक है ना। पहले चैप्टर 1 देखो, उसके बाद आपको चैप्टर 2 पर कदम रखना है, 2 पर बढ़ना है। तो हम सीखने वाले हैं और अगर आपने पहला चैप्टर देख लिया है तो आप देखते रहो वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो में अच्छी लगी वीडियो तो आप लास्ट में लाइक करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और मेरे साथ जिस तरह से मैं एक के बाद एक चीज हम सीखेंगे वो सारा कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद के पूरे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको हम इंट्रोडक्शन में सीखेंगे। और आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया ना तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आप चुटकियां बजाकर सॉल्व करोगे। क्या चुटकियां बजाकर सॉल्व करोगे? तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद बच्चों, बहुपद। तो हम सीखेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं और इसी के साथ ही बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, शेषफल प्रमेय क्या होते हैं, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, ये सब कुछ हम बहुत डीपली देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आप लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसे आपको वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, पहली बार भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो आइए हम आते हैं, सीखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो कक्षा 9 चैप्टर 2 बहुपद, ये इतने चीज हमको पढ़ना है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपद कैसे हम पहचानेंगे, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्यक कौन कौन से होते हैं और बहुपद का मानक रूप क्या होता है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, सब कुछ हम बहुत डीपली देखने वाले हैं। तो मजा आने वाला है आप लोग को। क्या मजा आने वाला है? तो वीडियो को पूरा देखियो, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहुपद। तो देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है बहुपद। तो देखिए बहुपद को, पहली बात तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं या यूं बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है ये दो पार्ट होते हैं, एक पॉली एक नोमियल। देखो पॉली का मतलब होता है, एक बनता है इसमें पॉली, एक होता है नोमियल। क्या होता है? नोमियल। नोमियल मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म होता है। और पॉली मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी, ठीक है ना। तो जिसमें मेनी होता है और वो टर्म, यानी कि मेनी टर्म, यानी मेनी मतलब होता है बहुत से, टर्म मतलब पद। यानी बहुपद को अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको होता है एक बहु और प्लस यहाँ पर पद, ठीक है। अब बहु मतलब कि सास बहु नहीं, समझ लेना है। ये बहु का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है कि बहुत से, इसका मतलब होता है बहुत। और पद मतलब होता है कि उसमें जो खंड होते हैं, उसमें कुछ खंड होते होंगे, पद होते हैं, उन्हीं को हम बहुपद बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे पदों से मिलकर के, बहुत सारे खंड से मिलकर के हमारा बहुपद का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले बहुत से मेनी टर्म्स, जब मेनी टर्म्स मिल जाते हैं, यानी बहुत से मेनी टर्म, बहुत से टर्म आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर बनता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स मेक्स मेनी टर्म्स, ठीक है ना। ये जो बनता है ये बहुत सारे टर्म से मिलकर के बनता है। और हिंदी वाले बहुपद जो होते हैं वो बहुत सारे खंड को मिला देते हैं तो हमारा बहुपद बन जाता है, ठीक है ना। तो बहुपद आपको समझ आया कि बहुपद क्या होता है, उसमें बहुत से जो पद होते हैं वही बहुपद कहलाता है। अब ये पद क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पद। पद को ही इंग्लिश में हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। और जो TERM होता है टर्म। टर्म क्या होते हैं? पद। टर्म का मतलब होता है, यहां पे समझो, टर्म मतलब होता है पद। और जो पद होंगे वो प्लस या तो फिर माइनस से जो अलग होते हैं वही पद कहलाते हैं। अगर मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं 3x - 9 + 7, तो जो हमारा पद होगा बच्चों
पद जो होता है वो प्लस या माइनस से अलग होता है। या यहाँ पर देखो एक यहाँ पर आ रहा है, तो यही प्लस या माइनस से अलग हुए टर्म जो होते हैं, अलग होते हैं जो पद, तो वो जो साइन होता है उस साइन के थ्रू ही वो नंबर अलग होता है। तो जब प्लस होता है, प्लस के पहले वाला एक, प्लस के बाद वाला एक, मल्टीप्लिकेशन में जो होते हैं वो एक ही पद गिना जाएगा। अगर प्लस या माइनस से अलग टर्म है तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं, उसी को हम पद कहते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर मैं लिख देता हूं कि 3xy, तो इसमें कितने टर्म हैं? तो ये सिर्फ एक ही टर्म गिना जाएगा, एक ही पद कहा जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस या माइनस से अलग नहीं है। जब प्लस या माइनस से अलग होंगे तभी हमारा पद का निर्माण होता है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कि 2xy माइनस 9x², तो यहां पर बच्चों आप देखोगे तो कितने टर्म हैं? तो यहां पर आप कहोगे दो पद हैं। कितने पद हैं? दो, क्योंकि ये माइनस से पहले एक टर्म ये है, माइनस के बाद एक टर्म ये है, तो एक ये और एक ये, तो दो पद हैं। ठीक है ना? यानी कि 2 टर्म है। कितने? 2 टर्म। ठीक है ना? और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कि 3xyz, तो ये सब एक ही टर्म है, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस आया नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक पद है। कितना है? एक पद होता है। तो बात समझ में आ गई ना कि बहुपद क्या होता है। अब एक दिमाग में ख्याल उठ रहा होगा बच्चों आपके कि ये जो मैंने x y z लिख दिया, 3 लिख दिया, इनके नाम क्या होते हैं, तो उसको भी हम डीपली देखने वाले हैं। ओके, तो हम इसको हटाते हैं। उम्मीद है आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे, जिसमें हमें ये सीखना है कि चर और अचर क्या होते हैं। हमें सीखना है कि चर क्या है और अचर क्या होता है। चर और अचर में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चर वो चीज होती है जो कि अपनी वैल्यू बदलती रहती है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है ना? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है ना? या इसी को और एक वर्ड बोलते हैं नॉन वेरिएबल भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है ना? नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हो इसको, नॉन वेरिएबल। ये वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो चर, जो नहीं है वो अचर। ठीक है? अब देखो, चर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो अपने आप को बदलते रहते हैं, वो होते हैं चर। चर वो होते हैं, जैसा कोई मान लो कि कोई चरता है, कोई जानवर, तो जब वो चरेगा तो एक जगह नहीं चरता है, वो यहाँ वहां चरता रहता है, तो वो होता है हमारा चर। ठीक है ना? चर क्या होता है? जब कोई जानवर चरेगा तो यहाँ वहां चरेगा ना, कि एक ही जगह चरता रहता है। तो जब जानवर कोई चरता है तो वो कई जगह चरता है, तो इसका मतलब इसके वैल्यू भी कई होती हैं। इसकी क्या होती हैं? मेनी वैल्यूज। कितनी होती हैं? मेनी वैल्यूज। या यूं कह सकते हो कि कई मान होते हैं इसके। क्या होते हैं? कई मान। या यूं कह सकते हो जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंजेबल वैल्यू हो सकती है। इसको कह सकते हो इंग्लिश में चेंजेबल। क्या कह सकते हो? चेंजेबल वैल्यू। इंग्लिश वालों, इसको आप चेंजेबल वैल्यू कह सकते हो। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए आपको मैं लिख देता हूं, जैसे आपका होता है ना, x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया। ये ऐसे वैल्यू होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे मैं कह देता हूं कि 3x + 5 बराबर 0 है, तो आप यहां से 3x बराबर निकालोगे तो 5 उधर माइनस में चला जाएगा, और उसके बाद x बराबर निकालोगे तो -5/3 आ गया। ठीक है ना? यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया? 5/3। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 2x + 2 बराबर 5, तो यहाँ पर 2x = 5 - 2, तो 2x = 3, तो x = क्या आ गया? 3/2। ये क्या हुआ? यहाँ पे x का वैल्यू 3/2, यहाँ पर -5/3, तो वैल्यू x की बदल गई। तो ये क्या होता है? चर होता है। जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसी को हम कहते हैं चर। उसी को क्या कहा जाता है? चर होता है। तो चर की वैल्यू बदलती रहती है। मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। वेरिएबल, यानी कि वेरी मतलब बहुत से एबल्स होते हैं, मतलब जिसमें बहुत से जिसके मान हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, वो होता है चर। लेकिन अचर जो होता है ना, ये अडिग होता है। अचर का मीनिंग, अचर मतलब अडिग, अचर मतलब
अचर मतलब अडिग, अडिग अडिग मतलब अचल, मतलब जो चलता फिरता नहीं है। जब कोई जानवर हो जो एक जगह बांध दिया जाएगा और उसके, मान लो ये कोई जानवर है, मान लो ये कोई जानवर है ऐसे कुछ, ये मैंने जानवर बना दिया, ठीक है ना, ये जानवर है, ठीक है ना, ये कोई जानवर है, ये मैंने टोंट भी बना दिया इसकी, और ये जो है कोई जानवर है, ये मैंने थोड़ा सा अच्छा से बना दिया। अब इसके पास ये कोई चीज़ मैंने रख दिया, हौदा टाइप कुछ चीज़, अब इसमें ये खाएगा, ये इसमें मान चलो कि खा रहा है, ये कुछ मैंने पता नहीं क्या बना दिया, तो ये कुछ खा रहा है, भगोना या कुछ भी कह लो, इसमें कुछ है, तो इसमें जो चीज़ होगी उतना ही तो खा पाएगा भाई, इसके अलावा ये कहीं तो जाएगा नहीं। तो ये क्या है, अचल है, यहीं पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे खाएगा उसमें, है कि नहीं। तो ये होता है हमारा अचर अडिग, यानी जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, एक ही जगह अडिग होती है, अचल होती है, वो होता है हमारा अचर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिगर से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, कैसे भी नंबर हो, 1.5 6.9, है ना, वो कैसा भी नंबर हो, इनकी वैल्यू कभी बदल सकती है क्या। अगर आपके यहाँ 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपया कह रहे हो, तो कहीं और जाओगे, कहीं दूसरे स्टेट में जाओगे, तो जो 2 रुपया है उसे 2 रुपया ही तो कहोगे, है ना। अगर यहाँ पे किसी 2 रुपए की वैल्यू 2 रुपया ही है इस स्टेट में, अपने भारत देश की बात कर रहा हूं, तो किसी दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां पर भी तो वैल्यू 2 रुपए की 2 रुपए ही होगी। अब ये ना कह देना हम दूसरे देश चले गए, दूसरे देश में चला जाओगे तो करेंसी अलग, किसी करेंसी बहुत ज्यादा हाई फाई होती है, किसी की लो होती है ना। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी कि वेरिएबल क्या होते हैं और नॉन वेरिएबल क्या होता है। इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये स्थिर होते हैं, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो आपको चर क्या होता है और अचर क्या होता है, यहां पर आपका ये चीज क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने एक चीज कंप्लीट कर लिया है। अभी भी कंफ्यूजिंग है आप लोग को, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। देखो अगर मैं आपसे पूछ लूं बताओ 25/9 ये क्या है, चर है या अचर है, तो आप कहोगे सर जी ये तो अचर है, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो कोई एक निश्चित वैल्यू आएगी। मैं कह दूं 675 ये नंबर, ये भी क्या है, अचर है। तो मैं कह दूं 2.97 कहोगे अचर है, क्योंकि ये भी तो एक फिक्स वैल्यू होती है। मैं कह दूं 22/7 ये भी क्या है, एक अचर है, क्योंकि वैल्यू फिक्स है। 2 एक कह दूं, मैं कह दूं 2, मैं कह दूं 5, ये सब क्या होती हैं, मैं कह दूं 10, ये सब की सब क्या होती हैं बच्चों, ये सब की सब हमारी अचर होती हैं। मैं चर की बात करता हूं, चर जिसे आप लोग वेरिएबल बोलते हो। तो चर में जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, इन सब की वैल्यू समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ये हमारा होता है चर और अचर। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, तो देखिए बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें कोई खास और बहुपद में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्या, बहुपद में और उसमें दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन अंतर जरूर होता है। तो हम ये दोनों को एक साथ ही समझने वाले हैं, बीजीय व्यंजक और बहुपद, ठीक है ना। तो यहां पर समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, और इधर हम देखने वाले हैं, ये बीजीय व्यंजक हो गया, इधर हम देखेंगे बहुपद, ठीक है ना भाई। बहुपद को पहचानना मतलब बहुपद पहचानना। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये जो बीजीय व्यंजक बनता है बच्चों, बीजीय व्यंजक ये बनता है अचर प्लस चर से मिलकर के, ठीक है ना। और ये बहुपद भी जो होता है ये भी बनता है अचर प्लस चर से मिलकर के। यहां तक समझ आया कि जो बहुपद होता है और बीजीय व्यंजक की दोनों में चर और अचर होने अनिवार्य हैं, दोनों में होता ही है, वो होता है बहुपद बीजीय व्यंजक। यहां तक तो बात क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, बीजीय व्यंजक कैसा भी नंबर हो, अगर मैं लिख देता हूं √13 यहां पर x, तो देखो आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा है
कि ये √13 क्या है, एक अचर है और ये x क्या है, एक चर है। दोनों के संयोग से, दोनों के मिलन से निर्माण हुआ बीजीय व्यंजक का। क्या? बीजीय व्यंजक। मतलब कि ये जो नंबर है 13x, √13x, ये एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक की खासियत सिर्फ यही है कि ये चर और अचर दोनों चीज होनी चाहिए तो बीजीय व्यंजक होगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल और उठ रहा होगा, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। आपके दिमाग में ख्याल ये उठ रहा होगा कि क्या 15 नहीं हो सकता है बीजीय व्यंजक? बिल्कुल होगा, क्योंकि 15 को मैं 15 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब यहां पर मैं 15 इंटू 1 करूंगा तो 15 ही आएगा। इसका मतलब 15x को मैं 15 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें एक चर भी होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, मतलब एक अचर हो और एक चर हो। तो ये अचर है और भाई ये तो चर ही है ना भाई, एक्स की पावर कुछ भी हो भाई, एक्स है कि नहीं है, है ना। तो यानी कि जितने भी सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, जो सिर्फ नंबर होते हैं ना, वो भी बीजीय व्यंजक होते हैं। जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो भी बीजीय व्यंजक होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चले आगे। ओके, अब देखो ध्यान से। तो इसका मतलब बच्चों कि ये जो मैंने लिखा, क्या लिखा एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं 15x, या मैं लिख दूं 13 रूट के अंदर x लिख दूं, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। क्योंकि देखो ना, दोनों चीज है, रूट के अंदर इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यही दोनों में फर्क होता है, बताने वाला हूं क्या। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर √13 बाहर x है तो भी ये बीजीय व्यंजक होगा। मैं लिख देता हूं 15 सिर्फ, तो भी ये बीजीय व्यंजक होगा। सिर्फ 7 लिख दूं तब भी होगा। मैं 0 पूछूं तो 0 भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि 0 एक नंबर है और 0 इंटू एक्स की पावर 0 लगा सकता हूं, तो एक्स की पावर 0 मतलब एक ही होता है। तो 0 भी, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो भी एक बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन इसका एक खासियत होता है, अच्छा, इसको बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन मतलब वही होता है, बताया ना, जो जिसमें दोनों चीज मिलकर बनता है। अब आते हैं बहुपद को पहचानते क्या। तो ये बहुपद की सबसे सटीक परिभाषा एक होती है, बहुपद कहता है अगर मैं बहुपद हूं, बहुपद बनेगा वही नंबर, बहुपद बनने के लिए जो चर होगा ना, कुछ ना कुछ तो हमारे पास चर होगा ना, हमारे पास कुछ ना कुछ चर होगा, उसकी पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। अगर उसकी पावर एक पूर्ण संख्या होगी तभी वह एक बहुपद कहलाएगा। यानी कि बहुपद कहलाने के लिए जो हमारा चर होगा उसकी एक पूर्ण घात होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश वालों कि अगर कभी भी पॉलिनोमियल की बात आती है, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तभी वो हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यानी कि जो बहुपद होगा वही। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कह देता हूं एग्जाम्पल कि 15y² + 9, क्या ये एक बहुपद है? तो आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है। तो यहां पर आपने देखा बच्चों कि वेरिएबल तो मतलब कि 15 तो अचर है, इससे कोई मतलब नहीं। वेरिएबल यहां पर क्या है? 9, सॉरी y है, और y का जो पावर है वो एक होल नंबर है, और आगे तो कोई है ही नहीं, यही एक वेरिएबल है, उसका पावर एक होल नंबर है। तो अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वो बहुपद कहलाएगा। तो ये क्या है? एक बहुपद है, ठीक है ना, ये एक बहुपद है। बात समझाए? चर ये तो समझना ना, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक चीज और समझना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। आपको ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं इधर समझाना चाह रहा हूं, इधर, ठीक है ना, इसी चीज को। तो देखो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 15√x और y + y² + 7, तो आपको कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ दिख गया, ये चीज नहीं बन रही कंडीशन कहीं पर भी,
तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर याद रखना, बहुपद जो होगा सिर्फ चर की पावर एक होल नंबर ही हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा मतलब कि इन्हें जो चर होगा, मतलब x या y या z जो भी होंगे, इनकी पावर कभी भी 1/2 नहीं हो सकती, कभी भी इसकी पावर जो होती है 1.5 पॉइंट में भी नहीं हो सकती। यानी कि जो चर होगा, वेरिएबल होगा, उसमें जो x होगा, x या y जो भी वेरिएबल होते हैं, इनकी जो पावर होगी वो पावर पॉइंट में नहीं हो सकती, अपान में मतलब इस तरह से भी नहीं हो सकती है, और इसके अलावा रूट में भी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो ये होता है बहुपद के कुछ रूल्स, और ये सब कुछ कोई मतलब नहीं है हमारा बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक हो जाएगा, बीजीय में दोनों है कुछ, तो बीजीय व्यंजक है। ठीक है ना। अब देखो, इसके लिए मैंने ये लिखा, मैं पूछी बहुपद है या नहीं। याद रखना, बहुपद जो होता है, इस बहुपद को पहली बात तो px लिखा जाता है। x मतलब जो भी होगा, y होगा तो y ब्रैकेट में रख देंगे, x होगा तो x रख देंगे। ठीक है ना। हालांकि मैं यहाँ पे ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ वेरिएबल लेकर के, और देखते हैं कि है या वेरिएबल या नहीं है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। भाई ये वाला वेरिएबल की बात करोगे जो y है, तो इसकी पावर तो 1 है, तो ये तो है पॉलिनोमियल आ जाएगा। लेकिन ये भी देखो है, इसमें भी जो y है इसकी पावर 2 है, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल का ही पावर होल नंबर है, जिसकी वजह से यहां तक तो कंडीशन सही थी। लेकिन मैं यहां पर देखो ध्यान से, तो यहां पर ये रूट x है, और जब रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो उसको मैं 1/2 पावर में लिख सकता हूं, और जैसे ही 1/2 लिख दिया तो ये अपान में संख्या हो गई रेशनल नंबर के फॉर्म में। इस वजह से अब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यही एक मक्खी चाय में गिरने की वजह से पूरी चाय खराब हो जाती है। जिस प्रकार से एक चाय की कप में एक छोटी सी मक्खी गिरने पर वो पूरी चाय खराब हो जाती है, उसी तरह से इस पूरे पॉलिनोमियल्स में एक कहीं पर भी ऐसा नंबर दिख जाए जिसमें हमारा जो चर है उसका पावर होल नंबर ना होकर कुछ और पावर है, तो वो जो है पूरा का पूरा एक बहुपद नहीं हो सकता। कहीं पर भी ऐसे देखो, यहां पर भी बन रहा था पॉलिनोमियल्स, पावर बढ़िया थी, यहां पर भी पावर बढ़िया थी, लेकिन ये x आकर के काम बिगाड़ दिया। यानी ये पूरे चाय पर ही एक मक्खी गिर गई, और ये मक्खी गिरने की वजह से पूरा नष्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, लेकिन ये बीजीय व्यंजक जरूर कहलाएगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक की शर्त सिर्फ यही होती है कि एक्स वाई यानी कि पॉलिनोमियल्स में बीजीय व्यंजक में चर और अचर होने चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट होने चाहिए। बस वो हमारा क्या होगा, वो वेरिएबल अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल्स की शर्त है, ये शर्त इंग्लिश में चर की पावर पूर्ण संख्या, वेरिएबल की पावर होल नंबर, तभी वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है ना। तो ये एक हमारा बहुपद नहीं है। तो कोई पूछ ले कि पी एक्स जो है ये बहुपद है, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ आई। ओके, एक चीज और भी देख लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने कह दिया यहां पर कि 5y² प्लस 5/y, इसको पूछा जाए तो क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो आप इस लाइन को जब लिखोगे गौर से बच्चा, तो 5y² प्लस ये जब नीचे है इसकी पावर भी 1 है, ऊपर जाएगा तो 5y की पावर -1 हो गया। तो मैंने क्या कहा कि पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर में कहीं पर भी पावर जो है -1 नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो है कि p ऑफ x जो है ये नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पावर है वो माइनस में आ गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर माइनस आ गई। तो पॉलिनोमियल्स की शर्त यही है, सिर्फ पावर क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी पावर होनी चाहिए, अपान में नहीं, ना तो डिवाइड में, कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो चीज नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुपद को पहचानना, बीजीय व्यंजक दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। श्योर है कि जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं, यानी कि जितने भी बहुपद होते हैं, वो सब बीजीय व्यंजक में आ जाएंगे। लेकिन जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो सारे के सारे बहुपद में नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया √13x, मैं पूछूं तो ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद में नहीं जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो इसके अंदर आ गया रूट। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, ये मैं पूछूं क्या ये होगा बहुपद, ये बहुपद है या नहीं है। तो ध्यान समझना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 x की पावर 2 है, तो एक x तो बाहर निकल आएगा ना, बन गया ना, देखो ये बहुपद था। तो ऐसे भी आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चंस बना सकता है एग्जाम में। तो इन चीजों से आपको बचना है, ऐसे क्वेश्चन से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। तो चलिए आते हैं अब आगे कुछ और चीजें को सीखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो हमारा बहुपद होगा, बहुपद वही होगा, बहुपद क्या होगा, बहुपद सिर्फ वही होते हैं, बहुपद सिर्फ वही होंगे जिसमें चर की पावर, चर जो होगा उसकी पावर एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या। इसके अलावा कुछ होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद इक्वल टू चर की पावर पूर्ण संख्या। ओके,
बात समझे? चलो आते हैं अब आगे। तो इस तरह से हमने बच्चों ये चीज भी बीजी व्यंजक भी सीख लिया और बहुपद पहचानना भी सीख लिया। अब बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? तो बहुपद के प्रकार क्या है? बहुपद के प्रकार, देखिए जो बहुपद के प्रकार होते हैं बच्चों, बहुपद दो तरह के होते हैं। बहुपद के प्रकार दो तरह से होते हैं। एक तो होता है घातों के आधार पर, क्या होता है? घातों के आधार पर। और एक होता है पदों के आधार पर। एक क्या होता है? पदों के आधार पर। एक होता है घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। अब देखो जो घातों के आधार पर होता है ना, यानी उसकी घात कितनी है। अगर घात एक होगी, घात एक होती है तो वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर घात दो होती है तो उसे बोलते हैं द्विघात, द्विघाती या द्विघाती बहुपद कह सकते हो। ठीक है ना, द्विघाती बहुपद, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और तीसरा होता है त्रिघाती। क्या होता है? त्रिघाती बहुपद। और बच्चों इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम इसी को समझते हैं, उसके बाद इसको हम अगले उधर समझते हैं स्लाइड में। पहले इसको समझते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद के तीन तरह। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो देखो रैखिक बहुपद में बताया ना कि रैखिक बहुपद वही होता है जिसमें घात एक होती है अधिकतम। अधिकतम एक घात वाला जो भी बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी अगर मैं लिख देता हूं कि 2x + 5, तो देखो यहाँ पर जो बहुपद होगा ना, होता है ना बहुपद में हमें पहचानना है तो उसमें सिर्फ चर की पावर देखना होता है। तो यहाँ पर चर तो x है, x की अधिकतम पावर एक ही तो है, तो ये हमारा एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। अगर मैं सिर्फ 5 लिख देता हूं तो ये क्या होगा? क्या 5 हमारा एक रैखिक बहुपद है? तो जी नहीं, क्योंकि यहां पर तो पहली बात तो x है ही नहीं। अगर x मानते भी हैं इसके साथ में तो x की पावर 0 लगाएंगे, और ये इसकी पावर 0 है, नॉट एक। एक नहीं है इसकी पावर। अगर एक नहीं है पावर तो रैखिक बहुपद नहीं गिना जाएगा। तो इसका मतलब ये कोई बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुपद है लेकिन कोई बहुपद में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो यहां पर लिखा, क्या लिखा, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब अगर 5y लिख देता हूं तो ये एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो वेरिएबल y आया है, चर y है और y की पावर 1 है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद आएगा। द्विघाती बहुपद जिसमें अधिकतम जो वेरिएबल होगा, चर होगा, उसकी अधिकतम पावर 1 होगी, तो वो होता है हमारा एक द्विघाती बहुपद। जैसे मैं लिख देता हूं 2x² + 9x। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? एक द्विघाती बहुपद है। आगे भी कुछ लगाना हो लगा दो, उससे मतलब नहीं है, बस अधिकतम उसकी पावर 2 होनी चाहिए। अगर 2 अधिकतम पावर होगी तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हो, 5x² भी लिख सकते हो, ये भी एक बहुपद होगा। ठीक है ना भाई, अधिकतम पावर 2 है ना। ओके, त्रिघाती बहुपद वो होते हैं, त्रिघाती बहुपद उसे कहा जाएगा जिसमें वेरिएबल जो होगा, चर की पावर अधिकतम 3 होती है। अधिकतम 3 घात होगी। जैसे मैं लिख देता हूं 7y की पावर 3 + 7y² + 2y - 9। ठीक है ना, तो ये हमारे पास देखो अधिकतम पावर यहां पर कितनी है? आप देखो अधिकतम पावर यहाँ पे 3 है तो क्यूबिक हो गया, यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है तो ये हमारा एक द्विघाती हो गया। ये 3 थी इसलिए त्रिघाती मतलब हो जाएगा। और यहाँ पर अधिकतम पावर मतलब 1 है, तो जब अधिकतम पावर 1 है इसका मतलब ये हमारा रैखिक बहुपद है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आपको रैखिक बहुपद पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, आप वो बहुत आसानी से चीज कर सकते हो। ठीक है ना, तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद आसानी समझ में आ गया ना। कितना प्यार से हमने इस चीज को सीख लिया है। आगे देखते हैं। अब देखो मैं जरा सा आपसे पूछ लेता हूं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद फिर पदों के आधार पर भी देख लेते हैं। यही वाला पूछते हैं आपसे, इसको सीखते हैं फिर से, रैखिक वाला, यानी कि घातों के आधार पर। अगर मैं पूछ लेता हूं कि 2x² + 9y ये कैसा बहुपद है, आप बता सकते हो। तो यहाँ पर कहोगे सर जी यहाँ पर तो 2 पावर अधिकतम है, इसका मतलब ये द्विघाती हो गया। क्या हो गया? द्विघाती हो गया।
अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 3y³ प्लस 7y² है, इतना ही है सिर्फ, तो क्या कहोगे? सर जी यहाँ पर तो अधिकतम पावर कितनी है? 3 है अधिकतम पावर। इसका मतलब ये क्या है? एक क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक है, मतलब कि एक त्रिघाती है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। चलिए आगे, अब आते हैं पदों के आधार पर देख ही लेते हैं। आइए देखो, पदों के आधार पर जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा बीच में घसीट के लाता हूं। पदों के आधार पर यहाँ पर आ जाएगा क्या ये इससे? चलो ओके। देखो अब पदों के आधार पर देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पदों के आधार पर एक चीज और भी हो जाता होगा, ये इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो देखो, अब पदों के आधार पर दिख रहा है ना। ओके, थोड़ा पदों के आधार पर। तो अब हम पदों के आधार पर अगर बात करते हैं, तो पदों के आधार पर ये कई तरह के होते हैं। अगर एक पद है, कितना? एक पदीय, एक पदीय, ठीक है ना। फिर होता है द्विपदीय, द्विपदीय, बहुपद, बहुपद है ना, बहुपद, इसमें बहुपद है। या फिर त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है ना। अब देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? दो पद वाले को बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। जिसमें तीन होते हैं उसको बोलते हैं क्यूबिक। ट्रायनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायनोमियल, ट्रायनोमियल, ठीक है ना। तो ये मैंने तीन चीज लिख दिया तीनों को, ठीक है, तीनों का नाम भी लिख दिया। देखो देखो बच्चों, कि अगर एक पद होगा जिसमें बताया ना प्लस या माइनस से जो पद अलग होता है वही हमारा होता है, वही हमारा क्या होता है? बहुपद होते हैं, पद होते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक पद होता है, एग्जांपल के लिए लिख देता हूं कि 2x, या मैं सिर्फ लिख देता हूं सिर्फ 5, या मैं लिख देता हूं 2xy, ये भी एक पद है, ठीक है ना। भाई बगल में पता नहीं कीर्तन वगैरह कुछ हो रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस में क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर से मैं बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x है, ये 5 है, या फिर 2xy है, तो ये हमारे क्या होते हैं? एक पदी व्यंजन। क्योंकि देखो एक पद इसमें भी है, एक पद इसमें भी है, एक पद इसमें भी है, ठीक है ना। द्विपदी में जिसमें दो पद होते हैं, क्या होता है? जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी हो जाता है। तो एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा 2x + 5, या मैं कह दूं कि 5y² + 9y। अच्छा यहाँ पर ये याद रखना कि द्विपदी में सिर्फ पद देखना होता है, पावर नहीं देखना होता, ठीक है ना। टर्म सिर्फ देखना कितने टर्म है। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्लस के थ्रू एक ये पद है, एक ये पद है, तो दो पद है, इस वजह से ये द्विपदी में जाएगा, ठीक है ना। अगर पावर के थ्रू देखोगे तो दो पावर है, इसका मतलब ये द्विघाती हो जाएगा, और यहाँ पर ये रैखिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं देखना, हमें सिर्फ पद देखना। तो दो पद है, एक पद ये, एक पद ये, तो दो पद हो गए। यहाँ पर भी देखो एक पद ये वाला 2y², एक 9y, तो ये हमारे दो पद हो गए। त्रिघाती में बात कर लेते हैं। तो अगर हम त्रिघाती की बात करते हैं तो इसमें तीन पद होंगे कम से कम। जैसे मैं लिख देता हूं 2x² + 5x + 3, तो तीन पद हो गए ना। तो देखो ना, प्लस एक प्लस से पहले एक ये, प्लस के बाद 5x + 3 हो गया, तो तीन पद हो गया। तो जिसमें प्लस या माइनस से ही अलग होना चाहिए तभी वो हमारा पद कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, तीन पदी बहुपद क्या होता है। हमने सारा कुछ डिटेल से हमने इस चीज को सीखने की कोशिश की है। तो इस तरह से आपका बहुपद के प्रकार भी क्या होता है? फिनिश होता है। बस इतना ही था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और भी होता है, बहुपद जो होता है ना, जो बहुपद होते हैं वो एक पद से ज्यादा होने चाहिए। अगर एक पद है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है ना। अगर एक पद किसी में होता है तो हम उसे बहुपद नहीं कहते, वो एक पदी बहुपद ही कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x, तो ये क्या है? सिर्फ एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है सिर्फ। हाँ, ये सिर्फ एक पदी बहुपद है, यानी कि इंग्लिश में मोनोमियल है, मोनोमियल है, ठीक है ना। और ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद जो होता है ना, बहुपद जो होता है
बहुपद एक पद से ज्यादा वाले, एक पद से ज्यादा वाले वाले पद, एक पद से ज्यादा वाले पद बहुपद होंगे। हाँ, नहीं समझ में आई बात? यानी अगर एक पद है तो उसे हम बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये सिर्फ एक क्या है, एक पदी बहुपद है। ये मैं पूछूं बहुपद है तो ये बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियस नहीं है, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियस नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है। अगर इसी की जगह मैं ऐसे लिखा होता 2x² + 9, तो ये इसमें दो पद हो गए, तो दो पद हो गए तो ये जो है एक पॉलिनोमियस हो जाएगा, एक बहुपद होगा। तो बहुपद एक पद से ज्यादा जितने पद होंगे वो हमारा बहुपद में आएगा। लेकिन एक पदी जो होता है बहुपद, वो बहुपद नहीं कहलाता, ठीक है ना, सिर्फ एक पदी बहुपद कहेंगे उसे। लेकिन पूछ ले बहुपद है तो बहुपद में नहीं आएगा, क्योंकि बहुपद सिर्फ वही होगा जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, ठीक है ना। नहीं समझा? समझ में आ गया? ओके 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 ओके। तो अब इसको हटाते हैं, उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आते हैं आगे, जिसका नाम है, क्या नाम है अब? तो आपका ये बहुपद के प्रकार भी खत्म हो चुका है। अचर पद आप सीख लेते हैं, अचर पद को भी लगे हाथ सीख ही लेते हैं। अचर पद क्या होता है सीख लेते हैं। तो देखो अचर पद क्या होता है। अचर पद, अचर पद, अचर पद वो होता है जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जानते हो ना, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू नॉट चेंज। क्या होगी? वैल्यू नॉट चेंजेबल, वैल्यू जिसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता। इसका मान बदलता है क्या? इसका मान नहीं बदलता, वो होता है हमारा अचर पद। समझ में आया? तो अचर पद वही होंगे जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन पे। अचर पद, अचर पद, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, नॉट, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे सिर्फ मैं ऐसे लिख दो 2, तो एक अचर पद है, क्योंकि मैं 5, ये भी अचर पद है, क्योंकि मैं इसको 5 को मैं ऑलरेडी 5x लिख सकता हूं, नहीं मतलब 5x की पावर 0। और हम जानते हैं कि कभी किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस सिचुएशन में मैं इसको 5 × 1 कर दूंगा तो फिर से वापस से मेरा 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब मैं इस 5 को इसके बराबर लिख सकता हूँ, मतलब जो 5 होगा वो बराबर होगा 5x की पावर 0 के। बराबर नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा। अब आपको ये देखना है कि इसका वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ 5 ही बचा ना, इसमें सिर्फ 5 ही है ना। और 5 हमारा होता क्या है? एक अचर है। क्या होता है? अचर पद होता है, जिसकी वजह से अचर पद सिर्फ और सिर्फ जो नंबर होते हैं, ओनली नंबर्स, क्या कहेंगे इसके अगर परिभाषा भी आप लिखना चाहते हो, डेफिनेशन, ओनली नंबर्स, ओनली नंबर्स कॉल्ड कांस्टेंट, कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे हम पूछ लो 5 कांस्टेंट है, अचर पद है, मैं लिख दूं 1.5, ये भी एक अचर पद है, मैं लिख दूं 6/7 अचर पद, 8 8999 कितना बड़ा नंबर लिख दो, ये भी सब क्या होते हैं? एक अचर पद होते हैं ना। कितना आसान था अचर पद है, जबरदस्ती में आप लोग घबराइएगा मत, कितने ज्यादा लिखे हुए, सब बहुत आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये शेषफल प्रमेय थोड़ा टाइम लगेगा, गुणनफल थोड़ा टाइम, बस 2 ही टाइम लेंगे बस, और इसके अलावा सब छोटे छोटे हैं, सभी क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अचर पद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है। तो इसी को अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो अचर बहुपद समझाना, अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद को हम रैखिक बहुपद में भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं अचर बहुपद को? अचर बहुपद रैखिक बहुपद होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि अचर बहुपद वही होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, ऐसा। ये तो हमारा रैखिक बहुपद है ही। अगर मैं 5 कह दूं तो ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं, बहुपद में नहीं रख सकते। रैखिक बहुपद में, उसमें रैखिक बहुपद वही होता है जिसमें चर पद की पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं आ रही है, यानी x जो है उसकी पावर 0 आ रही है। अगर x की पावर 0 है तो वो कैसे रैखिक बहुपद हो सकता है? दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियस। लीनियर पॉलिनोमियस ओनली दैट्स पावर इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ 1, ठीक है ना। जिसकी अधिकतम पावर 1 ही होगी वही हमारा कहलाएगा क्या? रैखिक बहुपद मींस लीनियर पॉलिनोमियस। तो ये जो होते हैं अचर पद होते हैं, ये रैखिक बहुपद में नहीं आए, क्योंकि इसके साथ x जो आता है वो इसकी पावर 0 होती है, तभी तो अचर पद हुआ। क्योंकि अगर हम 5 4 लिखे
4 में x की पावर 0 लिखे तो ये वाला जो होगा अचर है, तभी तो भाई इसका वैल्यू 1 ही तो होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 ही तो बना, और 4 क्या होता है, एक अचर पद होता है, और यहाँ पर अगर एक पावर होती तब ये जाकर रैखिक बहुपद बन जाता, ठीक है ना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी, ये चीज भी आपकी क्लियर हो चुकी है कि अचर बहुपद क्या होता है। बचे हुए 2, 2, 4, 2, 6 उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। शून्य बहुपद बहुत आसान है, बहुपद के शून्य भी आसान है, ये दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है ना। कमेंट जरूर आपको करना है, ठीक है ना, कमेंट जरूर करो आप लोग वीडियो कैसी लगी, है ना। शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, है ना। और इसके बाद वीडियो को लाइक तो बनता ही बॉस, लाइक तो करना ही है आपको, और इसके अलावा ठीक है ना, और आपको जो समझ में आया वो करो, ठीक है ना। बाकी ये 3 चीज़ मेरी तरफ से कर लो, सब्सक्राइब भी तो कर ही लिए होंगे आप लोग, अभी कौन सा बताने वाली बात है, हर बार चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं कर लो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पॉलिनोमियल्स हम लोग फिर यही था इसमें, और कुछ है नहीं खास, और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा जब आप इस चैप्टर को करोगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।